नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते आईडीए बोर्ड के भंग किए जाने की। आईडीए बोर्ड भंग हो जाए ये सभी की इच्छा थी और वो इच्छा पूरी भी हो गई। न संगठन की चतुराई काम आई, न ही शिवराज सिंह चौहान की समझदारी, और देखते ही देखते पूरा की पूरा दाव ही उल्टा पड़ गया। पार्टी की जग हंसाई हो रही है वो अलग। आईडीए बोर्ड के मामले में सरकार ने तो मुक्की खाई, शिव प्रेमी अफसर भी परेशानी में पड़ गए। अब जिधर कान लगा उधर ही आईडीए बोर्ड भंग होने की चर्चा बड़े ही चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है बस सुधर जाओ, कोई भी काम समय रहते करो वरना मुंह की तो खानी पड़ेगी। कहते हैं ज्यादा समझदारी कई बार परेशानी खड़ी कर जाती है। कुछ यही हुआ आईडीए बोर्ड के गठन और उसके बाद अफसरों की मौजूदगी में आचार संहिता की धज्जियां उड़ने के बाद कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो शिवराज का मीडिया मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया। देखते ही देखते शिकायत असर कारक साबित हुई और दिल्ली से ही चुनाव आयोग ने आईडीए बोर्ड भंग कर दिया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बोर्ड तो गया ही, शिवराज सरकार की चतुराई की भी पोल खुलकर रह गई। अब कांग्रेसी गलियारों में शिवराज के इस तरह मात खाने की कहानी चटकारे लेकर सुनाई जा रही है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत आयोग को की थी और इस पहली शिकायत में ही वो विजयी मुद्रा में आ गई है। बोर्ड तो गया ही, इसमें नियुक्ति पाने वाले ना इधर के रहे ना उधर के, मनोबल गिरा सो अलग। अब इसे आचार संहिता के बाद भाजपा को लगा पहला झटका कहा जा रहा है। जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। बोर्ड भंग होने से वो खेमे भी मन ही मन खुश हैं जिन्हें जगह नहीं मिली थी और बड़े नेताओं ने अपनी दबंगई के चलते मनचाही नियुक्तियां कर डाली थी। एक और खास बात इसमें भी है कि जिन नेताओं को बोर्ड में जगह मिली थी वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वो खुद ही मानकर चल रहे थे कि इस बोर्ड को तो भंग होना ही है। मतलब समझ रहे हैं ना आप? बोर्ड भंग और फिर शंकर यानी लकी लालवानी हो या गुट बदलने में विश्वास करने वाले ललित पोरवाल, दोनों फिर 4 व 3 नंबर में सक्रिय हो जाएंगे। वैसे भी नेताओं को या तो खुद चुनाव लड़ने में मजा आता है या फिर सीधे चुनाव हरवाने में। फिर आचार संहिता में लॉलीपॉप थामे दर्शक दीर्घा संभाल लें। वैसे भी शिव संगठन के साथ मिलकर एक तीर से कई निशाने साधने की कूटनीतिक कोशिश कर रहे थे, जिसे निर्वाचन आयोग ने ध्वस्त कर दिया। अब भाजपा के भीतर एक बार फिर टिकटों के बंटवारे को लेकर उबाल आएगा। जिन्हें बोर्ड में 2 दिन के लिए भेजा गया था वही कहेंगे क्या साहब अच्छा मजाक कर लेते हो। अब बोर्ड भंग हो चुका है और कांग्रेसी चेहरे खिले हुए हैं। वही भाजपा का कमल फिर इस मायने में शहर में मुरझा सा गया है। आदर्श आचार संहिता उस चिड़िया का नाम है जो चुनाव आते ही डाल पर आकर बैठ जाती है और जैसे ही ये चिड़िया आती है सत्ताधारी पार्टी की भीड़ फुर हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है पिछले 3 दिनों से, वो भी सूबे के मुखिया अर्थात शिवराज के साथ। शिव जहां जहां जन आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं वो भीड़ अब कहीं नजर नहीं आ रही है जो आचार संहिता लगने से पहले दिखाई दे जाती थी। अब ऐसे में विरोधी तरह तरह की बातें कह रहे हैं शिव से तो अच्छे सिंधिया है जो पहले के मुकाबले अब भीड़ लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं। सभाएं भी शानदार जा रही है। संगठन और सरकार के काम में अंतर होता है। ये अंतर भी कोई कम नहीं, सीधे उतना ही होता है जितना कि जमीन और आसमान के बीच का फासला। सबसे खास बात तो यह है कि अब सरकार और संगठन के काम का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम घोषित हुआ और आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई। देखते ही देखते एक झटके में संगठन की जन आशीर्वाद यात्रा से सरकारी महकमा एक झटके में दूर हो गया। असर ऐसा हुआ कि जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाली भीड़ कहीं खो सी गई है। शिव का जलजला दिखाने वाली बीजेपी अब भीड़ को लेकर मौन हो गई है। लेकिन बीजेपी का ये हाल देखकर कांग्रेस के बाँछे खिल गई हैं। कहा जा रहा है कि कहां गई शिव की भीड़? क्या आचार संहिता लगते ही भीड़ फुर हो गई? कांग्रेस अब चुटकी लेते हुए बोल रहे हैं कि हम तो बार बार कह रहे थे कि ये भीड़ संगठन की नहीं बल्कि सरकार की है, तब तो कोई भी हम पर भरोसा नहीं कर रहा था। कांग्रेस अब पूछ रहे हैं कि देखिए शिव की डिंडोरी वाली सभा कितनी भीड़ थी। हमेशा 20-25 हजार का दावा भरने वाली सत्ताधारी पार्टी अब क्यों 2-4 हजार पर आकर टिक गई है। कांग्रेसी ये कहने से भी नहीं चूके कि शिव से अच्छे तो सिंधिया हैं, जो लगातार बगैर सरकार के ही भीड़ बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इधर शिव हैं कि जोबट हो या डिंडोरी, आचार संहिता लगते ही
सभाओं में भीड़ के फुर हो जाने से परेशान हो उठे हैं। आईडीए बोर्ड भले ही भंग कर दिया गया हो, लेकिन राजनीति में जिसे जो मिलना होता है उसे मिल ही जाता है। इसमें योग्यता या अयोग्यता कहीं आड़े नहीं आती है। एक और खास बात, जब जब रेवड़ियां बढ़ती है अपने अपनों को ही दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था हाल ही में कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि कहने वाली पार्टी अर्थात बीजेपी में। पहले अमरदीप और अब मोहित, दोनों ने जिस तरह से राजनीति के मैदान पर सीधे 100 के टोल मारे हैं, पूरी पार्टी और कार्यकर्ता हैरान है। कह रहे हैं चलो वोट तो भंग हो गया, लेकिन क्या कभी किसी ने इस मुद्दे पर विरोध भी दर्ज कराया है? राजनीति में कुछ निर्णय दबंगई अर्थात निडरता से लेना होते हैं और वो दबंग मिजाज ग्वालियर चंबल के पानी में ही देखने को मिलता है। यूं तो आम चर्चा में इंदौरी राजनीति के केंद्र में सांसद सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम दिया जाता है, लेकिन पद पा जाते हैं मुन्ना भैया यानी भाजपा संगठन की सूबे के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर के खास, यानी वो जिन्हें भैया दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं। खास बात तो ये है कि मुन्ना भैया के निर्णय ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनकर समूचे प्रदेश के गलियारों में अजीबोगरीब चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन मजाल है कि कोई विरोधी स्वर निकालने की हिमाकत भी कर जाए। मुन्ना भैया ने अपनी ताजपोशी के साथ ही 16 दिनों के भीतर जीतू जिराती का विकेट गिराया और अमरदीप मौर्य को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान सौंप दी। अमरदीप को मुन्ना भैया ने जब जिम्मेदारी सौंपी थी उस समय वो अपने शहर में ही बेगाने थे। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला ही प्रदेश अध्यक्ष का घर कहाँ है यह बताने की स्थिति में नहीं थे। अमरदीप के नाम ने सभी का सिर चकर घिन्नी करके रख दिया था। आम गलियारों में मौर्य की चर्चा की गई और पता चला कि ये जनाब ब्रह्मलीन संतोष वर्मा के भांजे हैं। संगठन के मुखिया ने फिर एक लंबा ब्रेक लिया और अब की बार दूसरा धमाका मोहित वर्मा को सीधे आईडीए उपाध्यक्ष बनवाकर कर दिया। हालांकि अब बोर्ड भंग हो गया है, लेकिन अब पूरी पार्टी ही कभी अमरदीप तो कभी मोहित के सीधे 100 का टोला मारने की चर्चा कर रही है। जिसकी जुबान पर जो आ रहा है वो वही बोल रहा है, लेकिन पूरी पार्टी के एक कार्यकर्ता में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संगठन से ये पूछ बैठे कि अमरदीप के बाद मोहित, आखिर ये सब ऐन चुनाव के पहले ही क्यों हो रहा है? एक ही कुनबे पर इतनी मेहरबानियां। अब इसे नरेंद्र तोमर यानी एनटी कंपनी से जुड़े लोग मुन्ना भैया का टशन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ही तो कहते हैं ग्वालियर चंबल के पानी का असर। विरोधियों को उन्हीं के क्षेत्र में जाकर घेरो, तभी तो रणवीर कहलाओगे। हर विधानसभा की एक कहानी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कहानी देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की है। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हाल बीजेपी का है, कमोबेश वही हाल कांग्रेस का भी है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ दोनों ही दलों के दावेदार एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक के मैदान में आते ही दूसरा अपना दावा हटा लेता है। मतलब दोनों पार्टियों में ऐसे नेता भी है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि कुछ नाम ऐसे भी है जो अपने विरोधी को टिकट मिलते ही बागी होने का तक मन बना बैठे। ऐसे में देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन मैदान में होगा और कौन बाहर, यह समझ पाना मुश्किल हो गया है। गांव के गलियारों में मौजूद चर्चावीर चर्चाएं तो ढेर सारी कर रहे हैं, लेकिन जन सामान्य है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है। चर्चावीर कह रहे हैं यहाँ के दावेदारों की तो बात ही मत करो, एक दूसरे को केवल रोकने का काम कर रहे हैं। मिशन 2013 लगता है जैसे हर एक दावेदार को इस चुनाव में अपना अंतिम मौका दिखाई दे रहा है। दावेदार टिकट हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बस यही वजह है कि हर विधानसभा क्षेत्र की एक एक कहानी इन दिनों शहर हो या गांव, दोनों के ही गलियारों में जमकर चर्चा का विषय बन गई है। सबसे ज्यादा पचड़े में देपालपुर विधानसभा सीट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ की कहानी इतनी बिरली हो चुकी है कि जो भी इसे सुनता है वो सिर पकड़कर बैठने के अलावा कोई काम नहीं कर पाता। अब जरा आप भी सुन लीजिए देपालपुर के गलियारों से चली आ रही एक चुनावी दास्तां। मोटे तौर पर यहाँ से कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल पारंपरिक दावेदार हैं, जिनके सामने बीजेपी के पारंपरिक दावेदार मनोज पटेल का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सत्तू पटेल की मंशा है कि वो इस बार उनके पिता यानी रामेश्वर पटेल को चुनाव मैदान में उतारे और खुद फिलहाल पर्दे के पीछे रहे। सत्तू पटेल की इस मंशा के पीछे कई व्यक्तिगत कारण भी है। उन्हें लेकर चल रही तरह तरह की बातें भी एक वजह है। बाबूजी यानी रामेश्वर पटेल का नाम चलते ही यहाँ विशाल पटेल भारी हो जाते हैं। कांग्रेस की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन फिर बीजेपी की कहानी चल पड़ती है। यहाँ मनोज को टिकट मिलता है तो उमा नारायण पटेल बागी हो सकते हैं। हालांकि वो सूबे के मुखिया शिवराज को अपने दिल की बात बताकर लौट आए हैं।
पहले एक बार हार चुके प्रेम नारायण पटेल भी फिर एक मौका चाहते हैं। रामेश्वर गुड्डा भी पटेलों के झगड़े का लाभ लेने की कोशिश में हैं। उन्हें भी लगता है उनके भाग से छीका टूटा तो वो 2013 के जीतू चिराती बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दादा दयालु से लेकर क्या ताई और क्या भाई सभी के तरह हाजिरी भरना शुरू कर दी है। दावा पुख्ता करने के लिए मीसा बंदियों का भी सहारा ले लिया गया है। सर्वे में भी वो खुद को मनोज पर 20 से गिरते दिखाई दे रहे हैं। वैसे गुड्डा को लेकर देपालपुर के गलियारों से ही एक सुरसुरी चल पड़ी है कि यदि उसका टिकट होता है तो सत्तू फिर मैदान में कहीं नजर नहीं आएंगे, और कभी मनोज और सत्तू पटेल को टिकट मिला तो फिर गुड्डा देपालपुर के गलियारों में कहीं नहीं दिखाई देंगे। उधर मनोज से टूटकर अलग हुए चिंटू भी पिता तुल्य कैलाश विजयवर्गीय के भरोसे दम भर रहे हैं। यह बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही खुद के अलावा दूसरा नाम मंजूर नहीं। वैसे सबसे खास बात तो यह है कि देपालपुर के गलियारों से टिकट किसी को भी मिले, सबसे ज्यादा भीतरघात यही होने वाला है। एक बात और है, यहाँ होने वाले भीतरघात से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी उम्मीदवार को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ जहां 1 गुना भीतरघात होगा तो बीजेपी प्रत्याशी के साथ उसका 4 गुना। अब बताइए, ऐसे हालात में उस पार्टी उम्मीदवार का क्या होगा जिसे मिशन में जीत का झंडा बुलंद करना है। और अंत में बात करते खुशियों से सराबोर कांग्रेस की। एक सुर्खी होती है जो कईयों के चेहरे मुरझा देती है तो ढेरों के चेहरों को खुशियों से खिलखिलाने पर भी मजबूर कर देती है। ऐसा ही हुआ जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सावेर के साथ साथ 3 नंबरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। यह सुर्खी जैसे ही बाजार में आई, कांग्रेसी ठिये सज गए, तुरंत ही खुशियां भी मना ली गई। अब उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसे चुनावी बेला कहा जाता है। लगता है इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची विरोधी दल यानी बीजेपी से पहले ही घोषित कर देगी। वो इसके लिए लगातार सक्रियता दिखा रही है। जहां ज्यादा खींचतान है वहां की पैनल बनी है, तो जिन सीटों पर सिंगल नाम ही है वहां इन पर मोहर लगाई जा रही है। कांग्रेस अब तक 82 सिंगल नाम पर आम राय बना चुकी है। ऐसे में जिन जिन दावेदारों के नाम इस सूची में हैं, उनके अंगने में कार्यकर्ताओं ने गरबा करना भी शुरू कर दिए हैं। इसका असर इंदौर के गलियारों में भी देखा जा रहा है। जैसे ही 82 सिंगल नामों में विधायक अश्विन जोशी और तुलसी सिलावट के नाम को हरी झंडी मिली, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह पर खुशियां मनाई गई। विधायक समर्थकों ने इन पलों को एक दूसरे को बधाइयां देकर मनाया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आई सुर्खी ने विधायक समर्थकों को बेहद सक्रिय करके रख दिया है। हर जगह पर चुनावी कार्यालय तलाशे जा रहे हैं तो जिम्मेदारियां बांटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। समय ने ऐसी चाल पकड़ ली है कि कब दोपहर हो रही है और कब आधी रात, किसी को कुछ भी नहीं सोच रहा है। चलिए, अब कम से कम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में तो सबसे पहले चुनावी काम शुरू हो ही गया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।